नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जांच एनआईए से कराए जाने की सिफारिश की है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल ने यह सिफारिश वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के आशु मोंगिया की शिकायत के आधार पर की है। मोंगिया ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और सिख फॉर जस्टिस और देवेंद्र पाल भुल्लर कौन है आखिर, और क्या एनआईए इस मामले की जांच करेगी। तो कुछ इसी टाइप के 5-7 सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर एनआईए जांच की मांग क्यों हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंड लेने का आरोप है। एलजी दफ्तर की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को इसे लेकर चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि जेल में बंद आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से $16 मिलियन करीब 133 करोड़ रुपए का फंड मिला है। एलजी सक्सेना ने यह सिफारिश ऐसे समय में की है जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। इसी वर्ष 1 अप्रैल को आशु मोंगिया नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी। आशु मोंगिया खुद को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव बताता है। आशु मोंगिया ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और इनकी जांच की मांग की थी। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को केजरीवाल के खिलाफ 1 मई को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की ओर से लिखित शिकायत मिली थी। इसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच में खालिस्तान आतंकी समूह से 1.6 करोड़ डॉलर यानी करीब 133 करोड़ रुपए लिए और केजरीवाल को ये 133 करोड़ रुपए सिख फॉर जस्टिस से जुड़े देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए दिया गया था। और इसी शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल ने 3 मई को गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर एनआईए जांच की मांग की। एनआईए जांच की मांग करने के पीछे आशु मोंगिया की शिकायत के 3 मुख्य आधार बताए जा रहे हैं। इसमें से पहला आधार ये है कि न्यूयॉर्क में सिख फॉर जस्टिस नेताओं से मुलाकात। 2014 में केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में खालिस्तान समर्थक सिखों से मुलाकात की थी और 2014 में आप कार्यकर्ता रहे मनीष कुमार रायजादा ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में केजरीवाल और सिख नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर की। शिकायत करने वाले ने दावा किया कि केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर आपको खालिस्तान समूह से फंडिंग मिलती रहेगी तो वे देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उपराज्यपाल को लिखी अपनी शिकायत में आशु मोंगिया ने पेनड्राइव के एक वीडियो का जिक्र किया है और इस वीडियो में खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के फाउंडर गुरपवंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच में खालिस्तानी समूह से 1.6 करोड़ यानी 133.60 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। इसमें तीसरा फेज ये आ रहा है कि उपराज्यपाल ने गृह सचिव को लिखे लेटर में कहा है कि केजरीवाल ने आतंकी भुल्लर की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था। इसका सबूत इकबाल सिंह को भेजी गई केजरीवाल की 27 जनवरी 2024 की लिखी चिट्ठी में मिलता है, जिसमें किसी दिल्ली के सीएम ने लिखा है कि हमारी सरकार भुल्लर को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है और हम कोशिश करेंगे कि उसे न्याय मिले। यही वजह है कि हमने भुल्लर की रिहाई की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि क्या केजरीवाल पर पहली बार इस तरह के आरोप लगे हैं। 2 साल पहले जब 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब उस वक्त केजरीवाल पर खालिस्तानी संगठन से चंदा लेने के आरोप लगे थे। उपराज्यपाल ने तब एनआईए जांच की मांग की थी और पंजाब में उस समय के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आपको सिख फॉर जस्टिस से मिल रहे कथित चंदे पर जांच की मांग की थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमित शाह ने जब चन्नी को पत्र लिखकर कहा था कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी देश की एकता
और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया था और मैं खुद इस मामले की कार्रवाई गहराई से देखूंगा। इसमें आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि गृह मंत्री के आदेश के बाद से जांच में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा सौरभ भारद्वाज का कहना है। एक अगला सवाल ये आता है कि 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी संगठन पैसे लेने के आरोप में जुड़ी याचिका को क्या कहकर खारिज कर दिया था। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े इस मामले में सुनवाई हुई थी 2022 में। उस वक्त जगदीश शर्मा नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके केजरीवाल पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग लेने के आरोप लगाए थे और साथ ही यह याचिका में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाने की मांग भी की थी। याचिकाकर्ता का तब कहना था कि इस मामले में जांच पूरी होने तक आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जाए और तब दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने जगदीश शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया था और साथ ही याचिकाकर्ता पर ही 10,000 का जुर्माना लगा दिया था। और जुर्माना लगाने के साथ में कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश की जांच एजेंसी संवेदनशील है और उसे इस बात की जानकारी है कि किसी के लिए यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे में इस मामले में अदालत के दखल देने की कोई वजह ही नहीं बनती है। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं आतंकी भुल्लर को छुड़ाने के, तो आखिर आतंकी भुल्लर है कौन। 1965 की बात है जब पंजाब में भटिंडा में जन्मे देवेंद्र पाल भुल्लर की परवरिश एक संपूर्ण पंजाबी सिख परिवार में हुई थी। भुल्लर के पिता राज्य के ऑडिट विभाग में सेक्शन ऑफिसर थे, जबकि उनकी मां ग्रामीण विकास में सुपरवाइजर थी। भुल्लर ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी किया है और बाद में इसी कॉलेज में अगले 3 साल तक यानी 1991 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर भी रहे। 11 सितंबर 1993 को दिल्ली के रायसेना हिल्स के नज़दीक यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने एक कार बम धमाका होता है और जांच में पता चलता है कि ये धमाका खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने वाले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को निशाना बनाने के लिए किया गया था। बिट्टा जब कांग्रेस दफ्तर से निकलने वाले थे तभी सुनियोजित तरीके से यह ब्लास्ट हो गया था। हालांकि इस धमाके में बिट्टा सिर्फ घायल हुए थे, लेकिन उनके 2 बॉडीगार्ड्स की मौत हो चुकी थी और इस धमाके में कुल 9 लोग मारे गए, 31 लोग घायल हुए और जांच एजेंसियों ने पाया कि इस ब्लास्ट में RDX का इस्तेमाल हुआ है। बाद में जांच के दौरान भुल्लर के खिलाफ इस घटना में शामिल होने के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं और इन सबूतों के आधार पर ही टेररिस्ट और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी अदालत यानी टाडा कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। और जब टाडा ने भुल्लर को दोषी ठहरा दिया उसके बाद दिसंबर 1994 में वो भुल्लर जर्मनी चला गया और यहाँ उसने जर्मनी सरकार से राजनीतिक शरण की मांग की। हालांकि 1995 में जर्मनी की सरकार ने उसकी मांग को खारिज करके उसे वापस भारत भेज दिया और भुल्लर के वापस देश लौटते ही पुलिस ने उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया था। और फिर 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट ने IPC की धारा 302, 307 और टाटा एक्ट में उसे केस की फांसी सज़ा सुनाई और हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भुल्लर ने साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब 2011 में जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भुल्लर की दया याचिका खारिज कर दी, हालांकि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा के खिलाफ एक बार फिर याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि इस मामले में ट्रायल बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भुल्लर के दया याचिका खारिज की, मौत की सज़ा को बरकरार रखा और 1 साल के बाद 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की मौत की सज़ा को कम करके उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के दौरान भुल्लर की समय से पहले रिहाई के लिए सहमति दी थी। इसके बाद उसकी रिहाई 3 बार टाली गई और अंततः उसकी रिहाई केंद्र सरकार ने खारिज कर दी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये SFJ क्या है, यानी सिख फॉर जस्टिस क्या है। मैं आपको बताता हूँ। सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ सिखों के एक अलग खालिस्तान की मांग करने वाला संगठन है। ये 2007 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी और गुरगोविंद सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के संस्थापकों में से एक है। सिख फॉर जस्टिस अपने अलगाववादी अभियान यानी रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारत से मुक्त कराने की बात करता है। सिख फॉर जस्टिस ने अगस्त 2018 में अपने लंदन डिक्लेरेशन में भारत से अलग होने और पंजाब को एक स्वतंत्र देश के रूप में फिर से स्थापित करने के सवाल पर दुनिया भर में रहने वाले सिख समुदाय के बीच पहला जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी।
सिक्ख फॉर जस्टिस ने नवंबर 2020 में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग कराने की बात कही थी और पंजाब के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या और मध्य पूर्वी देशों के प्रमुख शहरों में इसे आयोजित करने की योजना भी इसने बनाई थी। रेफरेंडम 2020 में नाम से बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई है और इसमें लिखा था कि एक बार जब भारत से आज़ादी को लेकर पंजाबी लोगों के भीतर आम सहमति बन जाएगी तो हम पंजाब को एक देश के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे और उसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क भी करेंगे। अब एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस बनाने वाले गुरपवन सिंह पन्नू का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। सिख फॉर जस्टिस को बनाने में गुरपवन सिंह पन्नू भी एक संस्थापकों में से एक रहे हैं और इसकी ये संगठन जब बना था तब टाइम था 2007 का और ये संगठन यूएसए में बना और भारत में 2019 में इसको बैन कर दिया भारत सरकार ने। सिख फॉर जस्टिस को बनाने वाले गुरपवन सिंह मूल रूप से अमृतसर के खानकोट गांव के रहने वाला है और पंजाब यूनिवर्सिटी से गुरपवन सिंह पन्नू ने लॉ की पढ़ाई की है। पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर के मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व कर्मचारी थे। पन्नू फिलहाल अमेरिका में वकालत कर रहा है और सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार भी है। पन्नू अमेरिका के साथ ही कनाडा का भी निवासी है। यूएसए के अलावा कनाडा और ब्रिटेन अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है गुरपवन सिंह पन्नू और खालिस्तान के मांग के नाम पर वीडियो जारी कर वो पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटा रहता है। अब फिर से अपन भुल्लर पे आते हैं। एक और सवाल यहाँ उठता है कि भुल्लर पर किस आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। 1980 के दशक की बात है, जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने पीक पर था तब भुल्लर इस आंदोलन के प्रभावी होकर इस मूवमेंट का समर्थन करने लगा और 84 में जब पुलिस की पूछताछ के बाद कई सिख छात्र लापता हो गए थे तो भुल्लर ने इसका खुलकर विरोध किया और वह मुकर होकर सरकार पर सिखों की हत्या के आरोप लगाता रहता था। बम धमाके के आरोप लगने के बाद जब जांच एजेंसियों ने कोर्ट में भुल्लर के खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े होने के पुख्ता सबूत पेश कर दिए तब प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर भुल्लर को बचाने की कोशिश करने के आरोप भी है। सिख फॉर जस्टिस संगठन पर भारत ने कब और क्यों बैन करा, मैं आपको बताता हूँ। पन्नू जब ब्रिटेन में रह रहे गब्बर खालसा इंटरनेशनल के परमजीत सिंह पम्मा और कनाडा में रहने वाले केटीएफ चीफ हरदीप सिंह निज्जर और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मलकित सिंह फौजी के संपर्क में है और केंद्र सरकार ने 2019 में अलगाववादी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया है। होम मिनिस्ट्री ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है और साथ ही विदेशी धरती पर सुरक्षित ठिकानों में काम कर रहा है और दुश्मन देशों पर उससे समर्थन मिल रहा है। गुरपवन सिंह पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लग चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है और 2020 में सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 40 से ज़्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को भी बैन कर दिया है। अब ये तो गृह मंत्रालय की जांच में ही पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने वाकई में आतंकी संगठनों से पैसा लिया है और अगर आतंकी संगठनों से अगर पैसा आम आदमी पार्टी के संस्थापक ने लिया है तो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया है और आखिर उनका पैसा लेने का मकसद क्या था इसके पीछे, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है तो मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।